हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक ओरिजिन। ये होगा हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, तो ध्यान से देखना, समझना और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से। एंड वैसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। एंड प्लांट के केस में इन हार्मोन्स को बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। सारे के सारे केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके सारे का सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है केमिकल्स की मदद से, जिन्हें हम लोग प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। आगे हम लोग फाइटो हार्मोन्स के बारे में और जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे और प्लांट के मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये सारी बातें जानने से पहले एक शब्द डॉर्मेंसी, ये आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डॉर्मेंसी क्या होता है? जब प्लांट अपने रेस्टिंग स्टेज में अवेलेबल होता है, यानी कि प्लांट के अंदर उस समय, यानी कि प्लांट का वो पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में उस टाइम कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चल रहा होता है, वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी का स्टेज बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सीड। सीड क्या होता है? सीड अपने इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। सीड कौन से स्टेज में प्रेजेंट होता है? अपने इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही उसे वार्मथ मिल गया, सनलाइट मिल गया, ये वाटर मिल गया, सॉइल मिल गया, तो ये सारी चीज़ें जब उसे मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है, तो सीड क्या करता है? ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। यानी कि उसका डॉर्मेंसी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। वो अब फर्दर डॉर्मेंट स्टेज में अवेलेबल नहीं होता है। एक एग्जाम्पल तो हमारा हो गया इनएक्टिव स्टेज का, सीड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, द सीड का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा बड। बड भी क्या होता है? ये एक अंडर डेवलप्ड शूट होता है जो कि अपने डॉर्मेंट स्टेज में प्रेजेंट होता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। एंड फिर वो क्या करता है? जैसे ही उसको अपने सारे नेसेसिटी यानी कि नेसेसिटीज़ मिल जाती, नेसेसरी कंडीशंस मिल जाते हैं, वो अपना डॉर्मेंसी को ब्रेक करके वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये थी बातें सीड और बड के बारे में। सीड और बड डॉर्मेंट स्टेज में अवेलेबल होता है और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद वो डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। और इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए भी कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये शब्द मैंने आप लोगों को पहले इसलिए समझाया क्योंकि जब आप आगे पढ़ते जाओगे तो आपको ये शब्द काफ़ी जगहों पर नज़र आएगा। तो अगर उस समय बातें कंफ्यूज आपको ना करे, इसलिए सोचा पहले बता दूं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। एंड जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो इन्हीं फाइटो हार्मोन्स की मदद से होता है। ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होते हैं, प्लांट के सारे एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करते हैं। लीव्स का एज करना, या फिर हमारे कुछ फ्रूट्स का ग्रो करना, स्टेम का ग्रो करना, कोई मूवमेंट हो गया, तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल करके रखते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं सारे प्लांट पार्ट्स को। ठीक है, लेट्स गो आगे। अब हमारे टाइप्स के बारे में जान लेंगे। तो फाइटो हार्मोन्स 4 तरीके के होते हैं: ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। हाँ, शब्द थोड़े भारी भरकम ज़रूर लग रहे हैं, पर अगर आप लोग डिटेल में इनके बारे में जान लोगे एंड एक दो बार इनका एनालिसिस कर लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, तो आपको ये शब्द बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे। हमेशा इनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करके अगर आप लोग याद करोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, तो आपको ये शब्द बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। सबसे पहला प्लांट हार्मोन दैट इज ऑक्सीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑक्सीन ग्रोथ प्रमोटर होता है, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ये सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन करता है। सेल इनलार्जमेंट यानी कि सेल का साइज बड़ा होना, एंड सेल डिफरेंशिएशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सेल है अपना फिक्स शेप, साइज और फंक्शन को एक्वायर कर लेता है, यानी कि वो अपना फिक्स शेप ले लेगा, अपना फिक्स साइज ले लेगा और अपना स्पेशलाइज फंक्शन ले लेगा। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ऑक्सीन सेल के इनलार्जमेंट और सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। साथ साथ ये स्टेम और फ्रूट का ग्रोथ को भी
प्रमोट करता है ताकि जो स्टेम है और वो फ्रूट है वो भी ऑक्सिन की वजह से ग्रो करते हैं। ये रेगुलेट करता है प्लांट के ग्रोथ मूवमेंट्स को, प्लांट का जितना भी ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट्स होता है उन्हें ये कंट्रोल करके रहता है, यानी कि ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म ये शब्द है, अभी जस्ट ये स्लाइड पार होगा, ये 2 स्लाइड्स पार होंगे, उसके बाद ट्रॉपिज्म यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट की बातें हम लोग कर लेंगे। ये क्या इंपॉर्ट करते हैं, प्लांट के ग्रोथ रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसे भी ऑक्सिन कंट्रोल करके रखता है। साथ साथ ये पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, जो सीडलेस फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो ऑक्सिन का 4 पॉइंट्स क्या क्या है, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट, फिर साथ साथ पार्थेनोकार्पी एंड साथ साथ प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप पढ़ लोगे, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो ऑक्सिन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं गिबरलिन्स के बारे में। गिबरलिन्स हेल्प करता है नेचुरल डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए। ना व्हाट इज नेचुरल डॉर्मेंसी, जो बड स्टेज में, सीड स्टेज में, तो ये सब क्या होता है, नेचुरल डॉर्मेंसी होता है, यानी कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव स्टेज में है उस समय, तो नेचुरल डॉर्मेंसी को ओवरकम करना पड़ेगा तभी तो वो ग्रो करेगा। सीड का जब डॉर्मेंसी ब्रेक होगा उसी टाइम पे वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो नेचुरल डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गिबरलिन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अलाउ करता है उनको ग्रो करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, वो प्रमोट करता है ग्रोथ, स्टेम, लीव्स, एरियल पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स में ग्रोथ है उसके प्रमोट करने में गिबरलिन भी हेल्प करता है, ऑक्सिन भी हेल्प करता है। साथ साथ वो क्या करता है, वो मेरिस्टेम में यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट में हेल्प करता है ताकि वो फास्टली डेवलप कर सके, और स्टेम के इलोंगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि स्टेम इलोंगेट करेगा, यानी कि लेंथ वाइज और गर्थ वाइज स्टेम क्या करे, बढ़ सके। तो गिबरलिन क्या चीज़ में हेल्प करता है, नेचुरल डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, प्रमोट करता है ग्रोथ को, साथ साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट में को फास्ट कर देता है, एंड इलोंगेशन में हेल्प करता है, स्टेम्स वगैरह का इलोंगेशन में हेल्प करता है, यानी कि उसके साइज और उसका गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है गिबरलिन। ठीक है, लेट्स गो आगे। आगे हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन हमारा सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ना व्हाट इज सेल डिवीजन, जब 9वीं कक्षा में थे तो वहाँ पे एक चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो बना होता है सेल्स से, और सारे के सारे सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। मतलब कि एक सेल है, ये दो सेल्स बना देता है, ये फर्दर और सेल्स बनाते जाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बना रहा है, वो फर्दर डिवाइड करके और सेल्स बना रहे हैं। तो यही नए सेल्स बनाने की जो प्रक्रिया होती हैं एक सेल से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे ही सेल डिवीजन ज़्यादा ज़्यादा सेल डिवीजन होते जाएगा उसी तरह वैसे ही तुम्हारा प्लांट पार्ट ग्रो करता जाएगा। साथ साथ ये ब्रेक करने में हेल्प करता है, डॉर्मेंसी, सीड्स और बर्ड्स का डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में साइटोकाइनिन भी हेल्प करता है, गिबरलिन भी हेल्प करता है। साथ साथ ये डिले करते हैं एजिंग ऑफ लीव्स को, यानी कि लीव्स जो एज करता है, यानी कि लीव्स है फिर वो ग्रीन है, फिर वो येलो हो गया, फिर वो फॉल डाउन कर गया, तो ये जो एजिंग ऑफ लीव है उसको कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर देता पर डिले करने में हेल्प करता है। और जैसे ही डिले होगा किसी भी चीज़ का एजिंग, वैसे ही वेजिटेबल्स वगैरह के शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाते हैं। तो ये थी बातें साइटोकाइनिन के बारे में। सम अप करो जल्दी से, सेल डिवीजन, नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी, डिले एजिंग ऑफ लीव्स एंड इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको एकदम शॉर्ट में अपने दिमाग में उसी टाइम सम अप करते जाओ। जितना अच्छे से सम अप करोगे उतने अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। एक लंबा सेंटेंस याद नहीं रहता पर उसका जो वो सेंटेंस जो कहना चाहता है वो याद ज़रूर रह जाएगा अगर एकदम शॉर्ट में उसे याद करते जाओगे तो। फिर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या, अब अभी तक के हम लोगों ने 3 हार्मोन्स पढ़ लिए हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और गिबरलिन। ये तीनों के तीनों किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो ग्रोथ को प्रमोट करने में। कहीं ना कहीं इनका मेन एजेंडा है कि ग्रो करता जाए प्लांट, तो इसलिए इन तीनों को ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है। लेकिन
वहीं पे हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हजार्डियस, तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो जाएगा। इसीलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स एंड दस इनहिबिटिंग ग्रोथ, वो क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है। उसके लिए क्या करेगा, डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा। डॉर्मेंसी उसका रेस्टिंग स्टेज में, अगर उसको प्रमोट कर रहा है मतलब वो और लंबे टाइम तक रेस्टिंग स्टेज में रहे, ताकि वो क्या हो, ग्रोथ को इनहिबिट करना इनका ओवरकम या फिर प्रिवेंट करेगा। डॉर्मेंसी मतलब क्या हो गया, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, रेस्टिंग स्टेज को स्टॉप करना, लेकिन यहाँ पे प्रमोट कर रहा है कि वो लंबे टाइम तक डॉर्मेंट स्टेज में रहे। उसके बाद वो प्रमोट करता है स्टोमाटा को क्लोज रहे, मतलब ये चाहता है कि स्टोमाटा क्लोज रहे। स्टोमाटा क्या है, तो स्टोमाटा एक ऐसा ओपनिंग है जो कि हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में और साथ साथ ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, जब एक्सेस वाटर हमारा प्लांट से जब एक्सेस वाटर लूज होता है उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो किसकी मदद से होता है, स्टोमाटा की मदद से होता है। अगर स्टोमाटा क्लोज रहेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स करता है सेनेसेंस ऑफ लीव्स, पतझड़ को स्टिमुलेट करता है। साथ साथ ये स्मॉल क्वांटिटीज में कभी कभी एक्सेसिक एसिड क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, यानी कि फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। स्ट्रॉबेरी और ब्लैक करंट में ये कभी कभी प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। तो इसका काम क्या है, डॉर्मेंसी को, मतलब ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। कैसे ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, तो डॉर्मेंसी को प्रमोट करके इनहिबिटर का काम करता है, ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करता है, कैसे, स्टोमाटा को क्लोज करके। ठीक है, साथ साथ ये कि कभी कभी फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, किस में, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक करंट में। तो ये था एब्सिसिक एसिड की कहानी। अब एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि विच प्लांट हार्मोन एक्ट्स एज ग्रोथ इनहिबिटर, तो कौन एक्ट करेगा, एब्सिसिक एसिड एक्ट करेगा। आई होप सो कि आपको ये क्या होगा प्लांट हार्मोन्स की सारी कहानी क्लियर हो गई होंगी। एंड आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग ये जो प्लांट हार्मोन्स की कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ गो थ्रू द रीडिंग्स, यानी कि इसे पढ़ना, बार बार पढ़ना, क्योंकि आप लेक्चर में देख करके समझ जाओगे, बट अगर जब तक आप उसे खुद नहीं पढ़ोगे आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। वो उसको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जाम में आप उसे प्रॉपरली आर्टिकुलेट कर सको। ठीक है, तो सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होता, लेक्चर देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन रिटेंशन के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसे पढ़ो, बार बार डिटेल में पढ़ो, समझते जाओ, एंड उसके बाद आप देखोगे, आप खुद डिफरेंस नोटिस करोगे कि आपको चीज़ें याद रहनी लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। तो प्लांट मूवमेंट्स क्या होता है, प्लांट तो एक जगह पे फिक्स होता है। क्या कभी तुमने प्लांट को चलते हुए देखा है, क्या कभी तुमने देखा है कि आम का पेड़ चल करके दूसरे जगह चला गया, आज आम का पेड़ पिस्का मोड़ में था, अगले दिन वही आम का पेड़ चल करके मेन रोड चला गया, यानी कि ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये नहीं देखा है क्योंकि प्लांट अपने जगह पे फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, मतलब कि लोकोमोशन नहीं शो करते हैं ना। व्हाट इज लोकोमोशन, लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करना, उसे हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। तो प्लांट कभी भी लोकोमोशन नहीं करता, एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं, प्लांट लोकोमोशन नहीं करता। लेकिन प्लांट मूवमेंट जरूर शो करता है, मतलब वो ग्रो करेगा, ठीक है, सनफ्लावर सन के साथ साथ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो वो सर्टेन मूवमेंट शो करता है, लेकिन वो कभी भी लोकोमोशन नहीं शो करता। प्लांट का मूवमेंट किसकी वजह से होता है, प्लांट का मूवमेंट होता है स्टिम्युली के कारण। किसके कारण होता है, स्टिम्युली के कारण हो गया। अब स्टिम्युली क्या है, एक ऐसा एजेंट जो आप में रिस्पॉन्स जनरेट कराता है, उसे हम लोग स्टिम्युली बोलते हैं। तो स्टिम्युली जो होता है वो प्लांट को मूवमेंट को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। कैसे स्टिम्युली, लाइट एक स्टिम्युली का काम करता है, ग्रेविटी एक स्टिम्युली का काम करता है, केमिकल सब्सटेंसेस एक स्टिम्युली का काम करते हैं, वाटर एक स्टिम्युली का काम करता है, और टच भी एक स्टिम्युली का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे एजेंट्स रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं प्लांट्स में। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई
होंगी। अब जो प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके के प्लांट मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। पहले ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं एंड फिर पढ़ा देंगे नास्टिक मूवमेंट। तो व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट? जब भी तुम्हारा प्लांट ग्रो करेगा, किसके रिस्पॉन्स में? एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, लेकिन वो जो तुम्हारा स्टिमुलस होगा वो प्लांट के डायरेक्शन को भी डिटरमाइन करेगा। मतलब प्लांट पार्ट मूव करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण, ठीक है, लेकिन वो जो स्टिमुलस है वो ये भी साथ साथ डिसाइड करेगा कि प्लांट किस साइड मूव करेगा। तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। स्टिमुलस के कारण जो भी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, अब डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया, तो कभी अगर ये स्टिमुलस यहाँ पे है तो प्लांट कभी क्या करेगा? प्लांट कभी स्टिमुलस की तरफ ग्रो करेगा या तो कभी स्टिमुलस के अगेंस्ट में ग्रो करेगा। मतलब जिधर स्टिमुलस है उधर चला जाएगा या फिर जिधर स्टिमुलस है उसके उल्टा चला जाएगा। तो जब जिधर स्टिमुलस है उस साइड अपना मूवमेंट शो करेगा तब वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव मूवमेंट कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन वहीं जिधर स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट में अपना डायरेक्शन शो करेगा, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट शो करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देख लेना, डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कैन बी टूवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में, के तरफ में, या फिर उसके अगेंस्ट में। अगर टूवर्ड्स रहेगा तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर अगेंस्ट रहेगा तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। एंड इसी ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। किस चीज़ को? ट्रॉपिज्म को भी कौन कंट्रोल करके रखता है? ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हाथ होता है ट्रॉपिज्म में, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो जाएंगी। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में किए जाते हैं। स्टिमुलस की तरफ हो सकता है मूवमेंट या उसके अगेंस्ट हो सकता है। जब स्टिमुलस की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, जब स्टिमुलस के अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव होगा। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। और डिटेल में क्लियर करने के लिए टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़ते हैं और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और अच्छे से यानी कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। तो व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। तो एक ऐसा मूवमेंट जो कि लाइट के कारण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट जो लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि विच स्टिमुली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, स्टिमुली क्या हो गया? लाइट हो गया। एंड रिस्पॉन्स जो प्लांट एक्ट कर रहा है जिस तरीके से वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर प्लांट पार्ट टू लाइट की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, और वहीं प्लांट पार्ट अगर लाइट से दूर अवे फ्रॉम लाइट जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। लाइट के तरफ तो पॉजिटिव, लाइट के अगेंस्ट तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि यहाँ देखना एग्जाम्पल, जो हमारा शूट है वो हमेशा सनलाइट की तरफ जाता है, यानी कि सनलाइट के तरफ जाएगा। अगर सन यहाँ पे होता तो ऐसे ग्रो कर रहा होता, अगर इधर होता तो ऐसे ग्रो कर रहा होता, ठीक है। तो हमेशा किधर जाता है? सनलाइट की तरफ जाता है। तो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है तो क्या हो गया? पॉजिटिव। शूट क्या शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। लेकिन रूट हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा। सनलाइट कहीं भी हो, रूट हमेशा किधर जाएगा? नीचे की तरफ ही जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहा जाएगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जब प्लांट पार्ट टुवर्ड्स सनलाइट जाएगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, जब अवे फ्रॉम सनलाइट जाएगा तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। शूट क्या जाता है? टुवर्ड्स सन तो पॉजिटिव, रूट क्या जाता है? अवे फ्रॉम सन तो क्या हो गया? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं ना। व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? जियोट्रॉपिज्म होता है कि जब भी हमारा प्लांट पार्ट ग्रेविटी
को रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि ग्रेविटी डिसाइड करेगा कि प्लांट पार्ट किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अब ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब जो प्लांट पार्ट नीचे तरफ जा रहे होंगे वो हो गए, क्या हो गए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और जो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो हमारा जो रूट है वो हमेशा किधर कहाँ जाता है, रूट हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो वो शो करता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और वहीं हमारा जो शूट है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जियोट्रॉपिज्म भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जब ग्रेविटी की तरफ जा रहा है यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है, कौन जा रहा है, डाउनवर्ड, रूट जा रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, तो कौन जा रहा है, ऊपर, शूट जा रहा है, तो शूट क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप सो कि आपको जियोट्रॉपिज्म समझ में आ गया होगा। लेट्स गो आगे। आगे हम लोग बात करेंगे कीमोट्रॉपिज्म की। कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल होता है, यानी कि जब भी प्लांट पार्ट केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा, केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमोट्रॉपिज्म को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट होता है हमारा एंथर और फिलामेंट मिलकर के मेल पार्ट बनाता है, और वहीं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर के फीमेल पार्ट बनाता है। ठीक है, तो ये मैं फीमेल पार्ट का एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज स्टाइल, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवरी। तो जो एंथर होता है, एंथर और फिलामेंट जो कि हमारा मेल पार्ट बनाते हैं, ठीक है, स्टेमन, स्टेमन दैट इज द मेल पार्ट, जिसमें होता है एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर में ना छोटे छोटे ग्रेनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट में आना होगा, तो पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं फीमेल पार्ट में। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा के पास पहुँचते हैं, कुछ केमिकल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही केमिकल जनरेट होना शुरू होता है ना, केमिकल के रिस्पॉन्स में पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब्स जनरेट होना शुरू हो जाता है, वो जाके ओवरी में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जनरेट होना किसके रिस्पॉन्स में जनरेट हुआ, केमिकल के रिस्पॉन्स में जनरेट हुआ। जैसे ही केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हुआ वैसे ही पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू कर दिया, तो केमिकल में रिस्पॉन्स में हुआ, इसीलिए उसे कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर वो केमिकल के रिस्पॉन्स में ग्रो करके ओवरी में एंटर कर गया, तो केमिकल की तरफ गया, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक। यहाँ पे देख लेना, एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि the growth of pollen tube towards ovule during the process of fertilization in flower is an example of chemotrophism। यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे जब पॉलन ट्यूब हमारा केमिकल के रिस्पॉन्स में जनरेट करेगा, ये क्या होगा, हमारा कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप सो कि कीमोट्रॉपिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो जब भी प्लांट पार्ट वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट जनरेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या हो गया, वाटर के रिस्पॉन्स में जब प्लांट पार्ट अपना मूवमेंट डिसाइड कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। जब प्लांट पार्ट वाटर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि वाटर हमेशा हम लोग सॉइल में डालते हैं, ठीक है, तो वाटर की तरफ, यहाँ पे देखो वाटर तुमने इधर डाला है, फिर भी जो रूट है वो किधर जा रहा है, वाटर की तरफ। वो स्ट्रेट नीचे जाने की बजाय वो वाटर की तरफ जा रहा है। तो रूट क्या होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है, वहीं शूट होता है नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रूट क्या हो गया, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हो गया। तो आई होप सो कि आपको ये हाइड्रोट्रॉपिज्म का पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया होगा। लेट्स गो आगे। लास्ट है ये थिग्मोट्रॉपिज्म। ये लास्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। अब ये जो हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म है, ये क्या होता है कि जब टच के कारण
क्या हो गया, जब टच डिसाइड करेगा कि प्लांट पार्ट किस तरफ मूव करेगा, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे। थिग्मोट्रोपिज्म पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ना, ठीक है। आप लोग देखे हो कई बार आप प्लांट पार्ट लगाते हो उसके बगल में एक डंडा लगा देते हो और उसमें वो कॉइल करता जाता है, ठीक है। तो उसके जो ये जो प्लांट पार्ट है, ये जो टेंड्रिल्स है वो क्या करते जाते हैं, कॉइल करते जाते हैं। तो ये क्या करते जाएंगे, कॉइल करते जाएंगे। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, आइए हम लोग जानते हैं। सपोज यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा सपोर्ट है। आप मनी प्लांट ग्रो कर रहे हो या फिर कुछ भी ग्रो कर रहे हो, क्लाइंबर ग्रो कर रहे हो, तो क्या किया, आपने एक सपोर्ट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कुछ देर बाद कि जो प्लांट पार्ट है ना वो इसके अराउंड कॉइल करना लगेगा, कॉइल करने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे ये, हाँ, जैसे ये सपोर्ट के पास जैसे ही हमारा प्लांट पार्ट पहुंचता है, टेंड्रल्स जैसे ही हमारे सपोर्ट के पास पहुंचेंगे, होगा क्या ना कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो टच सेंसिटिव होता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से ट्रैवल करके चला जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो इधर बहुत सारा ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी कम। अब इधर अगर बहुत सारे ऑक्सीजन हो गए तो ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटर है, तो इधर ग्रो करना शुरू कर देगा, इधर ग्रो करना शुरू कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, हैवी हो गया तो इधर झुकने लगेगा, ठीक है। जैसे ही झुकने लगेगा ये कॉइल करना शुरू कर देगा। होता क्या है ना कि ऑक्सीजन इज सेंसिटिव टू टच, तो जैसे ही ये मान लो ये सपोर्ट है, दिस इज द प्लांट पार्ट, दिस इज द टेंड्रिल, ये जैसे ही कॉइल करने आएगा ना तो यहाँ पे टच हुआ तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है दूसरे साइड में। जैसे ही ऑक्सीजन दूसरे साइड में ट्रांसफर हो जाएगा तो इधर रैपिड ग्रोथ होने लगेगा, एज अ रिजल्ट उस साइड हैवी हो जाएगा एंड फिर वो क्या करेगा, झुकने लगेगा। जिस साइड भारी रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में झुकने लगता है कि नहीं झुकने लगता है, तो वो क्या होगा, वो झुकने लगेगा एंड एज अ रिजल्ट वो क्या कर जाएगा, टेंड्रिल कॉइल कर जाएगा। टेंड्रिल हमारे सपोर्ट के अगेंस्ट कॉइल, तो कोई योगा नहीं आता मुझे पर मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसे करके कॉइल कर जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वो स्टेम के अगेंस्ट कॉइल करने लगेगा। तो डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ कि नहीं, स्टेम के तरफ या स्टेम के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहा है, तो डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ। एंड ये एग्जांपल किसका हो गया, थिग्मोट्रोपिज्म, किसके कारण किया, तो टच के कारण किया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसे कवर कर लिया है। थिग्मोट्रोपिज्म टच के कारण, जब स्टिमुलस का जो मूवमेंट होता है वो प्लांट जब टच के कारण अपना मूवमेंट डिसाइड करेगा तो वो क्या हो गया, थिग्मोट्रोपिज्म हो गया। जब वाटर रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा प्लांट से तो वो हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। जब केमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा तो कीमोट्रोपिज्म हो गया। जब ग्रेविटी रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा तो जियोट्रोपिज्म हो गया। जब लाइट रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा तो फोटोट्रोपिज्म हो गया। एंड ट्रॉपिक मूवमेंट क्या थे, तो डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होते हैं, उसे हम लोग ने क्या किया, ट्रॉपिक मूवमेंट कहा था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नास्टिक मूवमेंट के बारे में। नास्टिक मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि जब प्लांट पार्ट, इसमें भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन के कारण नहीं डिसाइड होता है। मतलब कि जो हमारा प्लांट पार्ट है वो मूवमेंट तो शो करेगा, मूवमेंट जनरेट भी स्टिमुलस ही कराएगा, पर ये डायरेक्शन नहीं डिसाइड करता कि वो किस डायरेक्शन में प्लांट पार्ट जाएगा। एंड वैसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ट्रॉपिक और नास्टिक में। मेजर डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी कि स्टिमुलस उसका डायरेक्शन भी डिसाइड करता है, लेकिन नास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस उसका डायरेक्शन नहीं डिसाइड करता, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। इनमें मूवमेंट जनरेट करवाना दोनों में एक ही जन का काम है, दैट इज स्टिमुलस का काम है। स्टिमुलस हीट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, टच भी हो सकता है। तो ये हो गया नास्टिक मूवमेंट। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज नास्टिक मूवमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका। अब मिमोसा प्यूडिका यानी कि टच मी नॉट, यानी कि छुई मी को जैसे ही टच करोगे वो अपना लीव्स को क्या कर लेता है,
ड्रूप कर लेता है। तो ये उसका, वो किसी डायरेक्शन में तो नहीं गया, वो टच के कारण अपना लीव्स को ड्रूप कर लिया। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, हमारा नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया। टेंड्रिल्स कॉइल कर रहा था टच के कारण, तो वो अपना डायरेक्शन डिसाइड कर रहा था, इसीलिए वो ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो ड्रूप कर रहा है, सेंसिटिव है टच के कारण, वो ड्रूप कर रहा है, किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसीलिए वो किसका एग्जाम्पल हो गया, नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया। फिर द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डैंडेलियन फ्लावर इन द मॉर्निंग ब्राइट एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग। जब सुबह में डैंडेलियन फ्लावर क्या हो जाता है, खिल जाता है, फूल खिल जाता है, और शाम में वो क्या हो जाता है, वापस क्लोज हो जाता है। ये जो खिलना और क्लोज होना, ये कोई डायरेक्शनल मूवमेंट तो नहीं है, स्टिमुलस के डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, हाँ लाइट के कारण हो रहा है। पर क्या लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है, तो नहीं, लाइट के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद मून फ्लावर का पेटल्स जब मॉर्निंग ब्राइट लाइट में क्लोज हो जाता है और डार्क में वापस से खिल जाता है, ये भी किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण हो रहा है। ठीक है, तो वो लाइट के कारण हो रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया, ये भी तुम्हारा नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है, बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडिंग द डायरेक्शन, लाइट इज नॉट डिसाइडिंग द डायरेक्शन, इट इज definitely bringing the movement in them, but the direction is not being decided by the light. That is why it is an example of nastic movement. तो I hope so कि आपको ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट और प्लांट हॉर्मोन्स की बातें समझ में आ गई होंगी। अगर डाउट है, कोई भी डाउट है, आप एक दो बार गो थ्रू करोगे, डाउट नहीं होगा एज ऑफ नाउ आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरीके से आगे फंक्शन करेगा, कि एग्जैक्टली मैंने जो पढ़ा वो मुझे समझ आया कि नहीं आया। तो आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना, समझना, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोग से, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद वाला चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।